हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा, ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज की एक और वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है। इससे रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े कम रखे हैं, लेकिन बेटा जो भी क्वेश्चन उठाए हैं वो सारे सॉलिड क्वेश्चन है। हर कंसेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे ना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं बेटा, जिसने इस चैप्टर की प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस वीडियो कर रखी है और जो मैंने आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करी है एनसीईआरटी की, वो यदि आपने कंप्लीट कर ली है और इस वीडियो को आप लगा लेते हैं अच्छे से, तो आपका कंसेप्ट इतना सॉलिड हो जाएगा तो बेटा एक भी क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड में नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है एक वायर है 4R रेजिस्टेंस की, उसे जो है आपने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया है। आपके पास एक वायर है बेटा, ये मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4R है। ये आपके पास एक ए बी वायर है, इसको आपने जो है सर्कुलर फॉर्म में बना दिया है। ये आपका हो गया इसका 4R। और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द डायमीटर। ये आपके पास इसका डायमीटर है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जो रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपकी 4R की वायर थी, यदि आप इसके देखेंगे इसके ऊपर वाले हिस्से का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2R। नीचे वाले का कितना हो जाएगा बेटा, 2R। और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं आपके, देखो दोनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं दोनों, इसका मतलब आपके पैरेलल में है। और पैरेलल का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या होता है, ये होता है बेटा R1 R2 डिवाइड बाई R1 + R2। तो आपके पास यहाँ पे कितना है, 2R इंटू 2R डिवाइड बाई 2R + 2R 4R। एक ये कैंसिल आउट हुआ हमारे पास, 4 से 4 कटा तो कितना आ गया बेटा, R आ गया ना। ऐसा ही एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, ये तो आसान क्वेश्चन है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बेटा एक और आता है कि आपके पास जो है एक, मान लो 4 ओम का एक आपका वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ये भी एक वायर है, इसे आपने जो है एक स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप जो है उसके डायगोनल के अक्रॉस आप जो है नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो आप देखो, आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपने स्क्वायर ऐसे बना दिया है ये। ठीक है, ये आपके पास बेटा एक स्क्वायर बन गया ए बी सी डी। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे होता है। इसका मतलब हर एक वायर का एक एक ओम का रेजिस्टेंस हो गया। तो आपसे पूछा गया डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। तो आप देखो बेटा, डायगोनल इसका ये ले लीजिए, चाहे आप ये ले लीजिए, किसी के भी अक्रॉस आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि मैं ए और सी के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखता हूँ तो आप देखेंगे, देखो ये वाला और ये वाला कैसे है, सीरीज में है। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट यहाँ लग जाएगा बेटा, ये कितने का आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। ये और ये कैसे है, सीरीज में, इन दोनों का यहाँ लग जाएगा एक, ये कितना हो जाएगा, 2 का। और दो कैसे है, पैरेलल में है। तो बेटा पैरेलल में क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला फिर से आप लगा दो, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2। तो ये आ गया बेटा 4/4, फिर से कितना आ गया, 1 आ गया ओम ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लाइन में भी है। ये सेल वाला क्वेश्चन है, सेल के कंसेप्ट पे बेस है। इसमें दो क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। आपसे बोला गया है कि एक सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, टू अननोन रेजिस्टेंस R1 एंड R2। R2 की वैल्यू ज्यादा है R1 एंड ए परफेक्ट एमीटर आर गिवन। आपके पास एक सेल गिवन है, ये मान लो एक सेल है बेटा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये R है, ये E है, ये R है। ठीक है, आपके पास जो है दो अननोन रेजिस्टेंस है R1 R2। मान लो मैं इसे ऐसे जोड़ देता हूँ इनिशियली ना, ये R1 है और यहाँ पे एक और मैंने जोड़ दिया है बेटा, ये R2 है। ठीक है, ये ऐसे मैंने सेल से जोड़ दिया है। ये बेसिकली ये चीजें आपको गिवन है अलग अलग ना। द करंट इन द सर्किट इज मेजर्ड इन 5 डिफरेंट सिचुएशन ना। आपने क्या काम करा, 5 डिफरेंट सिचुएशन में करंट को मेजर किया। आपके पास पहली सिचुएशन क्या है, विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जब आपने पहली कंडीशन लगाई नंबर 1, समझना, आपका कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब आपके पास केवल सेल का क्या है, एक ईएमएफ है और एक ये आर है बस। ठीक है, इतना ही है ना। दूसरी कंडीशन क्या है आपके पास, विद रेजिस्टेंस R1 ओनली। फिर आपने इसके साथ में एक R1 जोड़ दिया, ये आपका एक रेजिस्टेंस था, इसके साथ आपने R1 जोड़ दिया बस। ये आपका R1 है और ये आपका R है। इस बार आपकी ये कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है बेटा, R2 जोड़ दिया, फिर आपने R1 और R2 को सीरीज में जोड़ दिया, फिर आपने सब दोनों को R1 और R2 को पैरेलल में जोड़ दिया। ये 5 कंडीशन आपको गिवन है और पांचों कंडीशन में आपने जो है करंट को ऑब्जर्व किया। करंट आपके पास ये आया, एक बार 0.42, एक बार 0.6, एक बार 1.5, एक बार 1.4, एक बार 4.2।
लेकिन जो ये करंट आया वो ऑर्डर में नहीं है। मतलब जैसे आपने पांचों को जोड़ा था, लेकिन जो ये करंट आ रहे हैं ये बाय सीक्वेंस नहीं है। आइडेंटिफाई द करंट इन द 5 केसेस ना, आपको पांचों केसेस में क्या है, करंट की वैल्यू बतानी है और आपको कैलकुलेट भी करना है कि ई आर आर वन एंड आर टू की वैल्यू क्या है। देखो क्वेश्चन बोर्ड में जो आता है तो वो केवल बेटा यहीं तक आता है कि आप जो है आइडेंटिफाई करें करंट की वैल्यूज ना। तो देखो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ फटाफट से ना, हम इसे पूरा सोल्व कर लेंगे लेकिन आप समझ लीजिए बस ना। पहले आप एक बात ऑब्जर्व करें कि यार जो भी आपको 5 केसेस गिवन है ये ना, 5 केसेस बेटा आपके पास गिवन है, तो पांचों केसेस में यदि मैं पहले में बात करूं तो रेजिस्टेंस कितना है, सिंपली आर है भाई। दूसरे में बात करूं तो बेटा रेजिस्टेंस कितना है, देखो आर के साथ इसने आर वन जोड़ रखा है तो ये हो गया बेटा आर प्लस आर वन। तीसरे में क्या कर रखा है इसने, आर तो इंटरनल है ही, साथ में एक आर टू जोड़ा है बस केवल, ये आर टू हो गया। चौथे वाले केस में क्या काम किया, आर वन और आर टू को इसने सीरीज में जोड़ा है, आर तो ऑलरेडी था ही, अब सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो आर वन प्लस आर टू, तो नेट रेजिस्टेंस ये हो गया। पांचवे केस में इसमें आर वन और आर टू को पैरेलल में जोड़ा है और पैरेलल का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर वन आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू, और बेटा इसके साथ सीरीज में क्या है, आर है। तो ये हमारे पास पांचों रेजिस्टेंस आ गए इन पांचों केसेस के, ठीक है, जो आपको पता थे, ठीक है। अब आगे पूछ रहा है कि भाई करंट को आपको बांटना है इनमें ना, कि कौन से में कौन सा करंट आएगा। अब हमें एक कंडीशन यहाँ गिवन है इसने कि जो R2 है बेटा वो R1 से ज्यादा है। तो अब मैं यदि इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेता हूँ, इन रेजिस्टेंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अप्लाई कर लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा सा रेजिस्टेंस कौन सा होगा, देखो R2 की वैल्यू ज्यादा है ध्यान रखना, और R1 की वैल्यू कम है। देखो सबसे कम तो बेसिक सी बात है यही होगा भाई, सबसे कम हो गया बेटा R वाला। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आर वन प्लस आर टू जो है डिवाइड में है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बेटा ये आ गया आर प्लस आर वन आर टू डिवाइड में आ गया बच्चे आर वन प्लस आर टू। उसके अगला रेजिस्टेंस कौन सा आ जाएगा, सिंपल ये वाला बचा, आर प्लस आर वन। उसके बाद आर टू जो है इससे ज्यादा है तो बेटा ये आ गया आर प्लस आर टू, चौथा रेजिस्टेंस आ गया। और पांचवा हमारे पास ये है आर प्लस आर वन प्लस आर टू। ये आपके पास पांचों रेजिस्टेंस आ गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो सबसे ज्यादा है वो लास्ट में है, ठीक है। और आपको पता है कि बेटा सबसे ज्यादा वाले में क्या होगा, सबसे कम करंट फ्लो करेगा क्योंकि वो उसको बिल्कुल अपोज करेगा। तो अब आप इनका सीक्वेंस देख लीजिए करंट का, तो करंट का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, देखो जो सबसे ज्यादा वाले करंट है, आपके पास करंट की वैल्यू बेटा गिवन है 0.42 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 1.05 एम्पियर, 1.4 एम्पियर, और बच्चे ये है 4.2 एम्पियर ना। आप इन पांचों को लगाओ फटाफट से, देखो जिसमें सबसे कम करंट जाएगा वो किसमें जाएगा, 5 नंबर वाले में ना, ये साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब बेटा आर प्लस, क्योंकि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो भाई सबसे कम करंट फ्लो कराएगा, तो इसके अंदर कितना करंट आ जाएगा, 0.42 एम्पियर। ये वाली कंडीशन किसकी आ गई, 0.42 वाले की ना। इससे थोड़ा ज्यादा करंट किसमें है, 0.6 में है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस आर टू के अंदर 0.6 एम्पियर। समझते हो ना बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा करंट हल्का सा कितना है, 1.05 है, तो बेटा ये तीसरी कंडीशन इसमें आ जाएगा, 1.05 आ गया इसके अंदर। अगले वाले में कितना आ जाएगा, 1.05, ये हो गया 1.4 आ जाएगा। इसमें आ गया बेटा सेकंड वाले में 1.4 आ गया। और सबसे ज्यादा करंट क्या होगा, जहां सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ आ गया बेटा 4.2 एम्पियर। तो आपके पास आइडेंटिफाई तो हो गया कि कौन से वाले का कौन सा करंट है, समझ गए होंगे यहाँ तक आप बेटा, ठीक है। अभी बात आती है इनके सॉल्यूशन की कि भाई ई आर आर वन एंड आर टू की वैल्यू बताइए ना। देखो बेटा मैं वो भी समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे फटाफट से, थोड़ा सा पेज की कमी है बस, लेकिन समझ लीजिए फटाफट। देखो ज्यादा बड़ा केस नहीं है, आप चुपचाप समझिए। देखो जैसे यदि बात करते हैं यहाँ पे इसकी ना, यहाँ पे जब आपका रेजिस्टेंस R है तो आपका करंट कितना है, 4.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, केवल आपका E लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ पहले वाली कंडीशन की ना, जहाँ पे आपका बेटा रेजिस्टेंस R है और आपका करंट कितना है, 4.2 एम्पियर है। इस वाले में यदि मैं करंट की वैल्यू डालूं 4.2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन में अपॉन रेजिस्टेंस। तो पहली इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, यहाँ से आप E इक्वल टू निकाल लीजिए 4.2 R, ये बन गया यहाँ से, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, यदि मैं R प्लस R1 वाले से देखूं,
आपके पास जो है R प्लस R1 रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे करंट कितना है हमारे पास 1.05 है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे करंट है। आप यहाँ से करंट की वैल्यू निकालेंगे 1.05 इजकल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो यहाँ आ गया R प्लस R1। ठीक है, ये हमारे पास एक और स्थिति आ गई हमारे पास। ठीक है, फिर अगली बात R प्लस R2 वाले करते हैं, तो यहाँ पे हमारा अगले वाले में 0.6 इजकल टू हो जाएगा E अपॉन R प्लस R2। ये हमारे तीसरी कंडीशन आ गई। मैं आपको सिंपलीफाई नहीं कर रहा, बस केवल बता देता हूँ, समझ लेना आप कंसेप्ट ना। ठीक है, सोल्व कैसे करना है आगे देखेंगे। 1.4 वाले पे ऐसे लगा लेते हैं, 1.4 करंट है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस कहाँ है आपका, 1.4 में हो जाएगा ये R प्लस R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये आपके पास आ गई, ये अगली कंडीशन आ गई हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही मैंने 5 भी रख दी 0.42 वाली। ठीक है, ये हमारे पास जो लास्ट में गिवन है यहाँ पे, ये हो गया बेटा 0.42 इजकल टू ई अपॉन में R प्लस R1 प्लस का R2। ठीक है, तो ये पांचों कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, अब आपको कैसे भी करके इन चारों पांचों इक्वेशन को इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है कि आपके पास रिलेशन आने शुरू हो जाए ना, आप इन्हें सिंप्लीफाई कर ले। देखो जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, पहली जो कंडीशन है ये 4.2 वाली, ये वाली इक्वेशन, और आपके पास ये वाली इक्वेशन 1.05 वाली, यदि आप इन दोनों को डिवाइड मारेंगे, इसे नाम दे देता हूँ पहली, इसको नाम दे दिया बेटा दूसरी कंडीशन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 को 2 से, 1 और 2 को आपने डिवाइड मारा, तो बेटा आपके पास आ गया R प्लस R1 डिवाइड में R इज इक्वल टू क्या था 4.2 डिवाइड में आ गया बच्ची 1.05। यहाँ से आपने सिंप्लीफाई किया इसे इधर उधर ले जाके, तो आपके पास एक R1 की वैल्यू आएगी 3 इंटू R। यहाँ से मेरा R1 की वैल्यू निकल गई, समझते रहना बेटा। ठीक है, हम लास्ट में फाइनली इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट अप कर देंगे लास्ट में फाइनली। ठीक है, R1 निकला। अब आपने फिर से काम करना है, जो आपकी पहली इक्वेशन थी, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड है आपकी, फिर 1 और 3 को दोबारा डिवाइड मार दिया। इस बार आपने डिवाइड मारा है 1 और 3 को। ठीक है बेटा, आपने दोनों को डिवाइड मारा, डिवाइड मारने के बाद आपके पास फिर से एक रिलेशन आएगा, R प्लस R2 ऊपर आ जाएगा, R आपका नीचे आ जाएगा। ये हो गया बेटा 4.2 डिवाइड बाई 0.6। इसे आपने फिर सिंप्लीफाई किया, तो बेटा यहाँ से R2 की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, 6 इंटू R। देखो R1 मिल गया, R2 मिल गया, और ये उठा के जो है आप जो है इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 जो आपका नाम दिया मैंने। इसमें जब आप पुट अप करेंगे, तो बेटा ये वैल्यू आएगी आपके पास, यहाँ से सीधी वैल्यू आपको पता ही है। देखो इसमें पुटअप कर दो तो 4.2, R1 पता है, R2 पता है, R की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो जो आप यदि इसमें पुटअप करेंगे 4 में, तो बेटा R की वैल्यू आएगी 1 ओम। तो आपके पास R मिल गया, R मिलते ही आपका EMF मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, आगे सारी वैल्यू आपके पास। R1 की वैल्यू बेटा 3 आ गई, R2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और EMF की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 4.2 वोल्ट। इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यदि पेपर में आता है तो। बस केवल आप कंसेप्ट पकड़िए। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर दिस इक्वल रेजिस्टेंस आर, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड सी। देखो आप फिर यहाँ से ऑब्जर्व करो बेटा, यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है, लेकिन पांचों में से यदि आपका एक बात ऑब्जर्व हो जाए, यदि व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाए तो आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कोई क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, जहां पे भी ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, आप क्या करेंगे बेटा, जो ये ए वाला पॉइंट है ना, जहां मैंने सर्कल किया है, जो मैंने डार्क करा है, इसे पकड़ेंगे ऐसे, और इसे जो है ऐसे ऊपर की तरफ खोल देंगे इस तरफ ना, तो ये खुलेगा कैसे, ये ऐसे खुल जाएगा। ये देखो ऐसे खुल गया आपके पास ना, ये वाला जो आर था वो यहाँ आ गया आर, ये वाला आर बेटा यहाँ आ गया, और ये ए पॉइंट यहाँ पहुंच गया। मतलब मैंने इसे उठाया और ऐसे खोल दिया इसको ना, खोलते ही जो है यहाँ से गायब हो गया। ये यहाँ से हटा देते हैं, ये हटते हैं। अब आप देखेंगे ये आपका ऐसे बन गया। देखो इसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक बेटा ये हो गया। मतलब आपका कॉम्बिनेशन कैसे बन गया, ऐसे बन गया। देखो ये ए है यहाँ पे, ये आपका ऐसे हो गया, ये डी हो गया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, ये बेटा बी हो गया आपके पास। इन दोनों के बीच में एक ये आर लगा हुआ है, ये भी आर है,
इधर यहाँ आपका एक और आर लगा हुआ है, ये आर है पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ सी पे जुड़ गया, यहाँ पे भी आपका एक आर लगा हुआ है, ये भी आपका ऐसे हो गया। देखो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सर्किट को देख के कि देखो यार सबके रेजिस्टेंस तो सेम है। आप यदि यहाँ पे वीटीस्टोन की कंडीशन लगाते हैं, ये P, ये Q, ये R, ये S, देखो इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर है। इसका मतलब बीच वाले रेजिस्टेंस से क्या होगा बेटा, करंट पास ही नहीं होगा। यदि बीच से करंट पास नहीं होगा तो आप इजिली जो इसमें कंडीशन लगा दो, तो जो ऊपर वाले दोनों हैं वो सीरीज में आ गए, नीचे वाले दोनों भी सीरीज में आ गए। ऊपर वालों को कॉम्बिनेशन हो गया 2 into R, नीचे वाले को कॉम्बिनेशन बेटा 2R, और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो गया, ये पैरेलल में लगे हैं, तो आप R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R into 2R डिवाइड बाई 2 plus 2R, मतलब कि 4R। तो बेटा ये 4 से 4 कटा, एक R से R कटा, कितना आ गया नेट R। तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है, ठीक है बच्चे। मैंने कुछ कुछ यहाँ लिमिटेड क्वेश्चन उठाए हैं और हर कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट ए आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब है आपका जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री पे कितना है बेटा, ये 5 ओम हमें गिवन है। एंड एट ए स्टीम पॉइंट R 100 पे भी हमें बेटा गिवन है, कितना है, 5.39 ओम। When the thermometer is inserted in a hot bath, आपको जो है किसी एक उसमें टब में डाल दिया अपने से जहाँ पे कुछ टेम्परेचर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर इज 5.975 बन जाता है। मान लेते हैं आपने टी टेम्परेचर में डाल दिया है, तो वहां पे जो है कितना बन गया, ये 5.975 ओम बन गया। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, आपको टेम्परेचर जो टी है ना, ये इस टी की वैल्यू बतानी है कि इस टी की वैल्यू बच्चे कितनी है। तो आप बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता है टेम्परेचर कोफिशिएंट का बेटा फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल टू होता है आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी, या फिर डी टी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेम्परेचर का चेंज है। यदि मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करूँ तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आर टी माइनस आर नोट इज इक्वल टू आ गया आर नोट इंटू एल्फा डेल टी, ये आपके पास आ गया। यदि मैं पहली कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे ना, ठीक है, देखो ये तो आर नोट वाली कंडीशन आ गई जब जीरो वाले पे है, वैल्यू बाद में पुटअप करेंगे इसको, ठीक है, अल्फा अल्फा काट देंगे अपने आप से ना। दूसरी कंडीशन लगाऊं मैं, पहली इक्वेशन तो ये आ गई जीरो के वाले के लिए, यदि आप दूसरी लगाते हैं 100 वाले ना, 100 और जीरो के बीच में लगा लीजिए इसको, तो ये आ जाएगा आपका आर 100 माइनस का आर जीरो इज इक्वल टू आर नोट एल्फा इंटू डेल टी। डेल टी तो ये टेम्परेचर डिफरेंस था बेटा जो यहाँ पे ऊपर लिखा है ना पहले, टी माइनस जीरो है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे टी आ जाएगा। तो ये पहली कंडीशन तो यदि टी और जीरो के बीच में देखी जाए तो दिस विल बी दिस आर नोट इंटू एल्फा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखो आर नोट इंटू एल्फा और 100 और नोट के बीच में कितना डिफरेंस है, 100 का है, तो बेटा 100 आ गया। तो दूसरी कंडीशन बन गई आर 100 माइनस का आर नोट इज इक्वल टू आर नोट इंटू एल्फा इंटू 100, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड मार दो फटाक से, जैसे डिवाइड मारोगे तो आपके पास देखो ये तो कट गया अल्फा से अल्फा, ये कट गया आपके पास, तो बेटा ये आ गया आर टी माइनस आर नोट डिवाइड बाई आर 100 माइनस का आर नोट इज इक्वल टू आया हमारे पास कितना, टी अपॉन में 100। आप इसे सिंप्लीफाई करो और यहाँ पे आर टी आर नोट और आर एंड की वैल्यू पुट करें, तो बेटा जो आपको आर टी की वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस, आर टी भी आपके पास गिवन ही है ऑलरेडी, कितना है 5.975 है। तो आपको इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपके पास जो टी आ जाएगा टेम्परेचर बेटा वो आना चाहिए 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंट कोफिशिएंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। ये बेटा सेल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास 4 सेलें हैं जिनका हर किसी का ईएमएफ ई है और इंटर रेजिस्टेंस कितना है आर है, आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टू ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर। द फॉलोइंग ग्राफ शोन द वेरिएशन ऑफ द पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल वर्सेस एम्पियर का ग्राफ है करंट का, ठीक है बेटा। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द ईच सेल यूज। देखो बेटा आपको एक बात पता है, यदि करंट की वैल्यू 0 है, इफ आई इज इक्वल टू 0 है तो v इज इक्वल टू क्या होता है, e माइनस आई आर। आपने पढ़ा है कि रिएक्शन होता है, ये 0 होता है, v इज इक्वल टू क्या होगा, e हो गया। तो जो आपका आपका टर्मिनल पोटेंशियल है मैक्सिमम वो किसके बराबर हो गया, 5.6 है यहाँ पे ना, तो ये हो गया हमारे पास 5.6
तो इसका मतलब 4 सेलों का है, तो 4 इंटू ई हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है 5.6। तो एक एक का कितना आ जाएगा बेटा, 1.4 वोल्ट आ गया, जो आपसे पूछा गया था। एक सेल का हमारे पास निकल चुका है। आगे पूछा है फॉर व्हाट करंट। आपको करंट की वैल्यू भी पता है कि देखो आपका जो है 1 एम्पियर करंट पे वोल्टेज कितना है, 0.8 है। फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज द मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन अकर इन द सर्किट। आपको ये देखना है कि भाई मैक्सिमम पावर जो है कहाँ सर्किट में अकर्स हो रही है। पहली बात एक बार ऑब्जर्व करो, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं इसमें ना हम। देखो आई की वैल्यू यदि मैं 1 एम्पियर ले लेता हूँ, तो 1 एम्पियर पे जो आपका वोल्टेज है वो कितना है बेटा, 2.8 है। कितना है टोटल, 2.8 है, लेकिन 4 सेलों का है ये ना। यदि मैं एक सेल का निकालता हूँ, डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो ये बन गया आपके पास 0.7। यदि मैं यहाँ से इंटर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूँ आसानी से ना, क्योंकि देखो इंटर रेजिस्टेंस भी पूछा गया है ना, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। तो V इजकल टू होता है बेटा E माइनस आई आर। तो यदि मैं यहाँ से I इंटू आर निकालूं, दिस विल बी E माइनस वी। आई मैं आर निकाल लेता हूँ, ये बन गया बेटा E माइनस वी अपॉन में आई। इस फॉर्मूले को आप यूज करें तो आपके पास इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ई की वैल्यू हमें पता ही है 1.4 है बेटा एक सेल के लिए। एक सेल के लिए वोल्टेज 0.7 है, डिवाइड बाई आई की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो बेटा ये आ गया मेरे पास 0.7 ओम। तो आपका इंटर रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गया। तो अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड केस ना, ये हमारा थर्ड केस आ गया, जो हमें आर की वैल्यू निकालनी थी। फर्स्ट केस हम पहले कर चुके हैं। थर्ड वाले सेकंड वाले कंडीशन देखो बेटा, आपसे पूछा गया कि पावर डिसिपेशन जो है कितने होनी चाहिए, मैक्सिमम ना। भाई पावर मैक्सिमम कब होता है, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल के बराबर हो जाए। ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था ये कंडीशन की, जो आपका मैक्सिमम करंट है, क्योंकि जब आपका करंट मैक्सिमम होगा बेटा तभी पावर मैक्सिमम होगी। अब करंट क्या होता है, आपका जो भी टोटल ईएमएफ है डिवाइड बाय टोटल अपोजिशन, आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है। और टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, आर प्लस स्मॉल आर है। तो यदि यहाँ पे आपका मैक्सिमम करंट कब बनेगा, जब आर और स्मॉल आर बराबर होंगे, मतलब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका वो बेटा स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। और आपकी 4 सेल है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर हो जाएगा। तो जो आपका ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ तो 4 इंटू ई है, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर भी आपका 4 आर बन गया, और 4 आर तो वो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो ये बन गया, आप सारी वैल्यू पुटअप करो, तो ये बन गया बेटा 4 आर अपॉन में 8 आर। तो इसकी वैल्यू होगी ई अपॉन में 2 आर। ई की वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू पुट करो, तो आपके पास आ गया बच्चे 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम करंट कितना होगा, 1 एम्पियर करंट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन डाल रखा है। ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था बहुत पहले, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन आपका ये जो है थोड़ा सा कंसेप्ट मेकिंग क्वेश्चन है। इसमें हीट वाला कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, हीट कंसेप्ट आपका इसमें काम आएगा कि H इजक्वल टू आपको लेना है वी स्क्वायर बाई आर टी वाला, या आई स्क्वायर आर टी, वो आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको जो है पीडीएफ में लिंक कर दूंगा। इस चीज जो इस वीडियो की पीडीएफ होगी उसी में मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, लेकिन आप फिर भी इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाक से। ये क्वेश्चन आया बेटा किरचॉफ्स वाला। ठीक है, किरचॉफ्स वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो लिखा है यूजिंग किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1 फ्लोइंग इन द सर्किट एज शोन इन द फिगर। आपको I1 की वैल्यू भी बता रखी है कितनी आएगी ना। तो किरचॉफ्स लॉ आप जानते हैं ऑलरेडी, किरचॉफ्स की थ्योरी पता होगा आपको। किरचॉफ्स का जो लॉ होता है वो बेसिकली बेटा हम यूज करते हैं किसके लिए, करंट निकालने के लिए किसी भी ब्रांच के अंदर ना, कि किसी भी ब्रांच में आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करते हैं, तो हम वी कैन यूज किरचॉफ्स लॉ ना। किरचॉफ्स दो तरह के होते हैं लॉ इसके, एक होता है केसीएल, एक होता है बेटा केवीएल। केसीएल जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस होता है, जिसे बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। एक होता है केवीएल, कंजर्वेशन ऑफ वोल्ट, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस होता है। ठीक है, अब देखो फटाफट से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे करना है देखो ना। यदि मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं बेटा, आप लूप रूल लगाते हैं ना। आप किसी भी एक लूप रूल के अंदर लगा लीजिए सर्किट को ना। ठीक है, आपको साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो जरा। यदि मैं इस पे ऊपर इस ऑब्जर्व करूँ इस बात पे, तो यहाँ से देखो I3 करंट इधर गया, I1 बाहर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है, मतलब जो I3 करंट है बेटा आपके पास, तो बेटा जो आपका I3 है यहाँ पे, I3 क्या है देखो, I1 प्लस I2 दोनों इसमें से कट रहे हैं, तो इसका मतलब I3 क्या हो जाएगा, I2 प्लस I1 है। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी हम यदि मैं ऊपर वाले लूप के अंदर, देखो जो आपका ऊपर वाला लूप है इसके अंदर यदि मैं किरचॉफ्स लॉ लगा देता हूँ, तो किरचॉफ्स लॉ क्या बोलता है, यदि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ आपके पास ना, देखो आप देखेंगे इस वाले लाइन में हम जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं ना,
तो आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो आपका वोल्टेज होगा इस वायर के अक्रॉस वो कितना हो जाएगा 30 इंटू I1 हो गया। यहाँ पहुंच गए आप, यहाँ से यहाँ बेटा कोई वायर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा आपका। फिर आगे चले गए आप, ये आपका माइनस प्लेट पहले पड़ रही है तो यहाँ आगे बेटा माइनस का 20। फिर आगे आगे आप देखो आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 20 इंटू I3 विच इज इक्वल टू 0। पूरा सर्किट क्लोज हो गया। ठीक है बेटा, इसे सिंप्लीफाई कर लो। आपको किरचॉफ लॉ लगाना आता ही होगा आसानी से, आई थिंक इक्वल टू 20। यदि आपको किरचॉफ लॉ नहीं आता है तो बेटा मैंने अपनी किरचॉफ की एक वीडियो डाल रखी है पहले, थर्ड चैप्टर की, जो मेरी सारी वीडियो पड़ी हुई है उसमें से आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है बेटा, थर्ड चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके ना, यहाँ से आप 3 से डिवाइड मार दीजिए तो बेटा ये क्या बन जाएगा 3 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I3 इज इक्वल टू आ गया 2। I3 की वैल्यू पुटअप कर दो I2 प्लस I3, तो बेटा ये बन गया 3I1 प्लस 2 इंटू I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 2। इसे आप सिंप्लीफाई करो, 3 और 2 5, 5 तो बेटा आपका कितना हो गया I1 बन गया, प्लस का 2 आपका I2 इज इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, क्योंकि आपको I1 और I2 फाइंड आउट करने हैं। यदि आप नीचे वाले लूप में लगाते हैं, देखो नीचे वाले लूप में बेटा 2 बैटरी लगी हुई है ना, यदि आप दोनों बैटरी नीचे वाले में लगाते हैं, आप देखो इस वाले में आपने यहाँ से शुरू किया सर्किट को ना, ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी जो है बेटा 80 वोल्ट की है, वो छपा नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का 80, क्योंकि आप इधर से आ रहे हैं, पहले नेगेटिव प्लेट पड़ती है, फिर आप करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो बेटा ये बन गया प्लस का 20 इंटू I2। फिर आप आगे बढ़ गए, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे। आगे बढ़े, फिर माइनस का 20 आगे बच्चे, आगे बढ़ गए प्लस का आपका 20 इंटू I3 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आपने फिर से सिंप्लीफाई कर लिया, 20I2 प्लस 20I3 इज इक्वल टू आ गया बेटा कितना 100 आपके पास। ठीक है, आपने 5 से इक्वेशन को पूरी डिवाइड मार दिया, ये बन गया बेटा 2, 5 से नहीं 10 से डिवाइड मार दो बच्चे, तो ये हो गया 2 इंटू I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 10। इसमें आप फिर I1 I2 की वैल्यू पुटअप करो, I3 की वैल्यू डाल दो, I2 प्लस I3। तो जब आप बेटा यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी I2 प्लस I3, सॉरी I1। जब आप I3 की वैल्यू पुटअप करेंगे ये आएगा I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो I1 I2 निकल जाएगा आपके पास। तो बेटा जो I1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा माइनस का 0.75 एम्पियर, जो आपसे निकलवा रहा है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है बेटा पावर डिसिपेटेड से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपको मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ी सी इससे हेल्प हो सकती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये वाला, ये क्वेश्चन बोल रहा है बच्चे कि इन अ पार्ट ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर दिस, हमें एक सर्किट का पार्ट गिवन है, द रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज इन 4 ओम रजिस्टर इज 100 जूल पर सेकेंड। आपको जो है इस 4 ओम रजिस्टर के अंदर जो है जो आपकी हीट डिसिपेशन है वो कितनी है बेटा 100 जूल है पर सेकेंड के हिसाब से। आपको बताना है हीट डिसिपेशन इन 3 ओम ना, इन 10 सेकेंड्स आपके पास टाइम भी गिवन है। ठीक है, तो आपको टाइम इक्वल टू कितना है 10 सेकेंड है आपके पास, और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 3 ओम है। आपको एच की वैल्यू बतानी है, तो बेटा एच का फॉर्मूला बेसिक सी आप बात है, आप जानते हैं आई स्क्वायर आर टी। तो आपके पास आर तो पता ही है, टी भी पता है, आपको आई निकालना है बस केवल ना, कि यार जो 3 आपका ओम वाला रजिस्टर है इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये बेसिक सी बात है। यदि आपने ये निकाल लिया तो काम बन जाएगा। अब देखो फटाफट से ना, आप मान लेते हैं कि यार देखो जो आपका ये सीरीज वाला पार्ट है ना, यदि मैं मानूं कि देखो जो R1 और R2 है वो दोनों सीरीज में है ना, तो इनके अक्रॉस तो करंट सेम रहेगा। मान लो यहाँ करंट है बेटा I1 और इसमें करंट अलग रहेगा भाई, देखो ये पैरेलल में है तो ये मान लेते हैं I2 है यहाँ पे ना। तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि भाई पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। यदि मैं पोटेंशियल ड्रॉप देखूं बेटा अक्रॉस R1 प्लस R2, वो इक्वल किसके आ जाएगी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो आपका R3 है उसके बराबर आ जाएगी। तो आप जो है पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला लगा दो, V इंटू आई, वी इजकल टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है सीरीज में है, तो 4 प्लस 2 इंटू आई, हमारा I1 लिया है हमने, इज इक्वल टू 3 इंटू I2 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 6 इंटू I1 इज इक्वल टू 3 इंटू I2। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन निकल गया एक,
कि जो I2 है हमारा वो आ गया बच्चे 2 इंटू I1। ठीक है यहाँ तक। अगले में देखो, यदि मैं 4 ओम के अंदर मुझे हीट का डिसिपेशन पता था, तो भाई हीट क्या होती है आपकी, हीट होती है बेटा आई स्क्वायर आर टी। और आपके पास पर सेकंड है तो टाइम की वैल्यू तो 1 रख देते हैं, यहाँ पे हटा दे इसको। ये हमें 100 पता है। आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ हमने I1 मान रखा है इसमें, तो ये आई स्क्वायर आर। आर की वैल्यू हमें पता है ये 4 है, 4 से ये कट गए, यहाँ 25 आ जाएगा। तो I1 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25। तो बेटा I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी बच्ची, 5। तो ये हमारे पास 5 एम्पियर करंट आ गया। ठीक है, I1 निकल गया। तो इजीली आप I2 निकाल सकते हैं, यहाँ पुट अप कर दो बेटा, 2 इंटू 5 हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 10 एम्पियर। ठीक है, तो आपका I2 इस रेजिस्टेंस के अंदर हमें करंट मिल चुका है। तो यहाँ सीधा आप करंट डाल दो बेटा। तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ डालते ही 10 का स्क्वायर 100 बन गया। तो 10 स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 3 है बेटा, और टाइम आपके पास 10 सेकंड है। आप इसे सिंप्लीफाई करो तो बेटा ये आ जाएगा आंसर 300 जूल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो आपने, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे, और आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा रखे हैं ऑलरेडी। और यदि आप एनसीईआरटी के जो टिक क्वेश्चन है मेरे वाले पीडीएफ वाले वो कर लेते हैं, तो बेटा आपका एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल का नहीं छूटेगा, प्रॉमिस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।